we are starting with new topic that is powers. ये हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है एक्सपोनेंशियल पावर्स में क्लास 7th में। थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग जो होते हैं इसको लिखते कैसे हैं। असल में जैसे हमारे पास लिखा होता है a टू द पावर n। a टू द पावर n का मतलब ये होता है कि a को n टाइम्स लिखा हुआ है। a को n टाइम्स लिखा हुआ है मतलब यहाँ कंडीशन जो बनती है आपकी वो ऐसी है, जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इस तरीके से आपको दिया हुआ था। अब आप यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी बार है a 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये a टू दी पावर 5 बन जाएगा। तो a जो होता है, ठीक है, a इज कॉल्ड बेस। a जो होता है उसको बेस बोलते हैं, और n जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका पावर। मतलब किसी भी सेम नंबर को आपने कितनी बार लिख रखा है, किसी भी सेम नंबर को आपने कितने टाइम्स लिख रखा है, उसको पावर के फॉर्म में दिखाना। मतलब हम क्या करते हैं, ये जो इतना लंबा लंबा जो हम लिखते हैं, इतना लंबा अगर आप किसी एक नंबर को लिखते हो तो बहुत टाइम लगता है, बहुत स्पेस लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और a टू दी पावर 5 लिख के अगर आप सॉल्व करते तो भी आंसर आपका वही आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 2 टू दी पावर 5। अब 2 टू दी पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा इज 32। तो 2 टू दी पावर 5 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 32। तो a जो है वो बेस था यहाँ, और n जो है वो पावर था। ऐसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो बेस इज 2, बेस जो होगा वो 2 हो जाएगा, और पावर जो होगा, मतलब जिसको आप n भी कह सकते हैं, वो 5 हो जाएगा। पावर विल बिकम 5। इस तरीके से किया जाता है। अब क्या होता है, इसके कुछ लॉज होते हैं, बेसिक लॉज होते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट लॉज को आप यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो है a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। अब a टू दी पावर m और a टू दी पावर n जो है वो हमको ये बता रहा है कि बेस जो है वो तो सेम है, बेस जो है वो तो सेम है। जैसे 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 2। अब यहाँ पर देखो हमको दिख रहा है कि बेस सेम है, तो यहाँ पर a हम मान सकते हैं कि 2 है, और n जो है, m जो है वो 5 हो जाएगा, और n जो है वो 2 हो जाएगा। तो a हमारे पास हो गया 2, m हमारे पास हो गया 5, और n हमारे पास हो गया 2। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो इसको आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम एंड in the form of product, and in the form of product मतलब प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं इसका, तो when bases are same and in the form of product then powers are added, then powers are added। मतलब बेस सेम हो तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 बेस था हमारा, ये हो गया 5 प्लस 2, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 2 टू दी पावर 7। अब इसको, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलेंगे, हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं होता है। सेकेंड लॉ जो है हमारा वो है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। तो जब बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग होते हैं और साइन डिवीजन का होता है, व्हेन साइन इज डिवीजन, तो यहां पर आप पावर्स जो होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। m इज ग्रेटर देन n होता है, m इज ग्रेटर देन n होता है। दिस इज सेकेंड लॉ, व्हेन m इज ग्रेटर देन n। अब क्या होता है, बड़ी क्लासेस में जब हम जाते हैं ना, तो इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है, तो कुछ चीजें जो है उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। लॉज नहीं बदलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। तीसरा लॉ जो है
चलिए इसको ऐसे दिए, इसमें भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵ अगर होता तो इसको आप लिखते 2, क्योंकि बेस सेम है एक बार आएगा, ये हो गया 2, 5 - 2, पावर्स जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2⁵। तो ये आपके पास आ गया 2⁵ दैट इज इक्वल टू 2⁵। ये हो गया आपका लॉ नंबर 2। दिस इज लॉ नंबर 2। अब लॉ 3 की तरफ चलते हैं। लॉ 3 हमसे ये बोलता है कि अगर एक ही बेस के ऊपर पावर 2 हो, मतलब a⁴m और n दोनों हो, तो पावर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है। पावर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है। इसी नंबर को मैं वापस लूंगा, 2⁵, 2 होता अगर, तो यहां हमारे पास कंडीशन बनती 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखिए आंसर चेंज हो जाता है। देखिए तीनों कंडीशन में वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन आंसर्स डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो था उसमें हमारा आंसर आया 2⁵7, सेकेंड वाला जो है उसमें हमारा आंसर आया 2⁵3, थर्ड लॉ में हमारा आंसर आया 2⁵10। मतलब हर बार जो आंसर है वो हमारा चेंज होता जा रहा है। तो दिस इज लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब लॉ नंबर 4 हमसे ये बोलता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स, अब देखिए यहाँ दो डिफरेंट नंबर्स हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ए अलग नंबर होगा और बी अलग नंबर होगा। अगर इसकी पावर n होती, अगर इसकी पावर n होती, तो दोनों की पावर जो होगी वो सेम ही होगी। मतलब आप इसको लिख सकते हैं a⁴n b⁴n। अब इसको मैं ऐसे लेकर के चलता हूं कि यहां मैं नंबर ले लेता हूं 1 2, a जो है मेरा वो 2 हो गया, b जो है वो मेरा 3 हो गया, और यहाँ पावर जो है मेरी हो गई 2। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 2⁵3 और 3⁵2। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब हम इसको कितने टाइम्स लिख रहे हैं, उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना होता है। जैसे इसको अगर मैं आंसर निकालता तो ये मेरा आता 8, इसको भी मैं 2 को 10 टाइम्स लिखूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मेरा कहीं आंसर आने वाला है। इसको भी अगर मैं लिखता तो ये 2⁵2 जो होता वो 4 होता, 3⁵2 जो होता वो 9 होता, तो यहाँ मेरे पास कंडीशन हो जाती 36। तो मेरा आंसर आता 4 9 इज 36। दिस इज लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 5 को देख लेते हैं। लॉ नंबर 5 है हमारा a/b⁴n। अब देखिए यहां भी a अलग है और b जो है वो भी अलग है। मतलब दो नंबर्स हैं आपके, इट इज इन द रैशनल फॉर्म। यहाँ पर आपके पास दो नंबर है और दोनों डिफरेंट है, एक a है और एक b है। तो यहां पर अगर हम लेते 2/3⁵2, तो इसकी कंडीशन बन जाती 2² 3²। तो यहां हमारे पास बनता 2 × 2 3 × 3। तो यहां जो हमारी कंडीशन बनती वो हो जाता 4/9। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक रूल और होता है जिसको आप लॉ नंबर 6 भी बोल सकते हैं। a⁴1 जो है इट इज ऑलवेज a। मतलब 2⁴1 अगर होगा तो रिजल्ट इज 2, 3⁴1 होगा तो रिजल्ट इज 3। लेकिन अगर a⁴0 होता है तो रिजल्ट जो है वो 1 होता है। a⁴ अगर 0 होगा तो रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा। अब इसका कारण जो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए वो ये है, a⁴0 असल में आया कैसे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि a⁴0 जो है वो आया कैसे और ये 1 बना कैसे। जैसे अभी हम लोग डिवीजन में देख रहे थे कि a/b हमारे पास नंबर था। डिवीजन में अभी हमने देखा था कि a/b हमारे पास नंबर था और इसकी पावर n थी, इसकी पावर n थी। अब तो हमने क्या किया था, a⁴n अपॉन b⁴n ले लिया था, a⁴n अपॉन b⁴n ले लिया था। यही सेम कंडीशन अगर मैं लेके चलूं कि यहां भी a है और यहां भी a है, और इसकी पावर जो है वो क्या आ जाए हमारे पास, जैसे सेम पावर आ जाए। जैसे a⁴2 है यहां पर और यहां पर भी a⁴2 है, तो ये क्या हो गया
2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 0। मतलब क्या है, ये इसके लिए दिया हुआ है। अल्टीमेटली क्या होता है, ए टू दी पावर 0 का मतलब ये है कि ये ए अपॉन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ए अपॉन ए में कन्वर्ट हो जाता है तो रिजल्ट जो है वो 1 आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ 2 माइनस 2 लिया तो इसका मतलब था ए की पावर भी 2 है, बी की पावर भी 2 है। तो अब यहाँ क्या है, बी एक डिफरेंट नंबर था, लेकिन यहाँ क्या है, सेम नंबर हो गया। तो दोनों की पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो ये दोनों कट गए तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से जो ए टू दी पावर 0 होता है वो 1 बन जाता है। अब ऐसे ही हमारे पास कंडीशन क्या आती है, 10 की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 10 की पावर 1 हो तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 की पावर 2 हो तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 10 की पावर 3 हो तो आपको इसको 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखना पड़ेगा, तो ये अपने आप 1000 आ जाएगा। 10 की पावर 4 अगर होगी तो यहाँ पर आपके पास 0 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 जीरोस हो जाएंगे। तो ये जो चीज है ये कंटिन्यूअसली चलती जाती है, दिस थिंग गोज ऑन कंटिन्यूअसली। अब यहां पर एक सिचुएशन और बनाते हैं हम, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। एक सिचुएशन और लेते हैं, उस सिचुएशन में देखिए हमारे साथ क्या कंडीशन आती है। अगर 10,000 होता हमारे पास नंबर और उसके अपॉन में 10 होता तो मेरे पास क्या बचता, 1000 बचता। अगर मेरे पास 1000 होता और उसके अपॉन में 10 होता तो मेरे पास क्या बचता, 100 बचता, क्योंकि यहाँ हर जगह पे एक जीरो से एक जीरो जो है वो कैंसिल होता जाएगा, तो मेरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। अगर यहाँ 100 अपॉन 10 होता तो मेरे पास क्या आता, एक जीरो से एक जीरो अगेन कट जाता, तो मेरे पास क्या आता, 10। ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे 10 टू दी पावर 4 अपॉन 10, इट विल प्रोड्यूस 10 टू दी पावर 3, ऐसे लिख सकते थे। 10 टू दी पावर 3 अपॉन 10, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, 10 टू दी पावर 2 लिख सकते थे। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि 10 की पावर 4 है और 10 रेज टू दी पावर 1 है, तो ये दोनों तो किस फॉर्म में हो गए, डिवीजन के फॉर्म में हो गए। बोथ दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि बेसिस जो है वो सेम है। तो ये क्या बन गया, 10 टू दी पावर 3। ऐसे ही यहां आपके पास बना 10, 3 माइनस 1, तो ये क्या बन गया आपके पास, 3 माइनस 1 आ गया 2, और 10 का 10 ही रह गया, तो ये हो गई 10 की पावर 2। ऐसे ही यहां होता 10 की पावर 2 अपॉन 10, तो ये होता 10 की पावर 2। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो यहां भी सबट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, 10। कुछ इस तरीके से आंसर्स जो है वो हमारे आ जाते हैं और पावर में हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब इसमें एक नया फॉर्म भी बनता है, ये नया फॉर्म होता है, यहां पर नेगेटिव साइन आता है, 10 टू दी पावर -1 आएगा आपके पास अगर नंबर 10 टू दी पावर -1। जैसे मैं आपको भी पीछे बता रहा था कि m अगर n से बड़ा हो जाए तो फिर ये नेगेटिव वाली कंडीशन आ जाती है। तो जब ये नेगेटिव साइन हमको हटाना होता है तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/10, और ये नेगेटिव साइन जो है वो हट जाएगा। जैसे मेरे पास है 10 टू दी पावर -2, मेरे पास है 10 टू दी पावर -2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1/10 लिखना पड़ेगा। अब जब मैं इसको 1/10 लिखूंगा, मेरी पावर क्या होगी, मेरी पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाना है मुझे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और इस बेस वाले अगर सेम नंबर को मुझे ऊपर लेकर के जाना है तो मुझे उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो एक बार नेगेटिव करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो भी रेसिप्रोकल करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो भी मुझे रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा, तभी मेरा सॉल्यूशन होगा। जैसे मेरे पास 10 टू दी पावर -4 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 टू दी पावर 4। मतलब मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अगर मुझे इसके साइन चेंज करने हैं। इसको कहते हैं हम नेगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटेग्रल
एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस n, अगर मेरे पास है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर n, 1 अपॉन a टू द पावर n। तो ये होगा a टू द पावर माइनस n is the reciprocal of a to the power n। a to the power minus n is the reciprocal of a to the power n। इसको हम कुछ नंबर्स को लेकर भी देख लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। नहीं, रेसिप्रोकल आपको देखने के लिए मैं थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब ये है मेरे पास नंबर 2 टू द पावर माइनस 4, तो यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। अब इसका मैं आंसर भी आपको निकाल के दिखा देता हूं। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन 30, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सॉरी 1 अपॉन 16 आ जाएगा ये। ऐसे ही 7 की पावर माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 की पावर 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 1 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाय 7। 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, तो ये क्या हो गया आपका 343। तो ये क्या बन गया हमारा 1 अपॉन 343। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहां तो क्या है, हमारे पास जो नंबर है वो तो सिंगल है, पर यही अगर किस में हो, ये अगर रैशनल फॉर्म में हो तो फिर क्या करेंगे, 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 3 है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं था ना, तो यहां मैं 1 मान रहा था, इसलिए जो डिनोमिनेटर में 1 था उसको मैं न्यूमरेटर में ले जा रहा था। पर यहां क्या कंडीशन बनेगी, मेरे पास डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड साइन विल गेट चेंज। मतलब लिख भी देता हूं, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर and numerator will become denominator। तो आपके पास नया नंबर अब क्या हो गया, नया नंबर आपके पास आ गया 3 अपॉन 2 की पावर 3। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो द रिजल्ट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा इज 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा इज 8, तो योर आंसर इज 27 अपॉन 8। यहीं पे अगर मेरे पास नंबर हो -2 की पावर -5, देखिए -2 की पावर -5, तो अब मेरी कंडीशन क्या बनेगी, अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मेरी कंडीशन बनती है 1 अपॉन -2 की पावर 5 हो जाएगा, ये 1 अपॉन -2 की पावर 5 हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब देखिए यहां पर 5 2 हैं और पांचों के पांचों नेगेटिव हैं, तो अगर नेगेटिव साइन हो और n ऑड हो, अगर नेगेटिव साइन हो और n ऑड हो, तो इसका आंसर जो होता है वो नेगेटिव ही आता है। देखिए कैसे, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -4, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज, ये देखिए ये आ गया आपका -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -8, -8 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -16, -16 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज माइनस प्लस, दिस विल बिकम 32। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 अपॉन देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -8, देन -8 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज +16, +16 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -32, तो योर आंसर इज -32।
अब होता हमारे पास नंबर 4/3 की पावर -3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3/4 की पावर 3, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हमारा आंसर क्या आ गया 27/64। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे जिनको हम यूज करके आगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, और पहले आप लॉ ऑफ इंडाइसेस जो है उनको प्रॉपरली रिवाइज करें, समझ लें, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं, उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।